रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। ठीक है सर, वो मैं अलग से उसको योगी जी, नेपाल में स्थिति काफी विकट है। ऐसे महाराष्ट्र के भी कुछ लोग फंसे, ऐसी जानकारी आ रही है। अब तक राज्य सरकार के पास क्या जानकारी और किस तरह से आप बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं? जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, लगभग 100 के आसपास महाराष्ट्र के नागरिक वो नेपाल में वहाँ पे है। कुछ उनमें से एयरपोर्ट पे है, कुछ है वो होटल में है, कुछ अलग अलग जगह पे है, और सभी से हमारा सभी 100 के 100 जन जितने भी है वो सभी हमारे संपर्क में है। और उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ की जो संस्था है उनसे हमारी बात भी हो चुकी है। हम एम्बेसी से भी हम संपर्क में है, और भारत सरकार की तरफ से भी उनको उनकी सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स लेने जरूरी है वो लिए जा रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत ने कहा है कि नेपाल की जो स्थिति है वैसी देश दुनिया में किसी भी देश में हो सकती है। उनका इशारा भारत में था। आपको लग रहा है कहीं ना एक डर फैलाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, अटकलें लगाना, झूठ फैलाना और एक खुद का प्रोपेगेंडा तैयार करके उसको पॉलिटिसाइज करना, मेरे ख्याल से इसके अलावा उनकी पार्टी में फिलहाल अभी करने के लिए और कुछ बचा नहीं है। इलेक्शन हार चुके हैं। महायुति की सरकार महाराष्ट्र में, एनडीए की सरकार भारत में बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। उपराष्ट्रपति जी के इलेक्शन में भी हमने देखा कि मेरे ख्याल से 452 वोट्स मिले हैं, जो 437 हमारी स्ट्रेंथ होके भी उससे ज़्यादा वोट्स अभी हमें मिलते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनके पास जो एमपीज है वो भी उनके साथ में खुश नहीं है। वो आज हमारे साथ आना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से आगे बढ़कर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तो फिर से आने वाली है, लेकिन जो ताकत पहले से भी ज़्यादा आज एनडीए सरकार की भारत में हमें देखने मिल रही है। महाराष्ट्र में महायुति की ताकत हमें देखने मिल रही है। उद्धव जी आज राज ठाकरे से मिलने गए थे, दावा किया था कि दोनों भाई साथ आएंगे, तो महायुति के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो भी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो सिर्फ मराठी वोटर्स के लिए कर रहे हैं। अब मराठी वोटर्स को पता है कि 25 साल हाथ में महानगर पालिका होने के बावजूद मुंबई के वेसिनिटी के अंदर से, मुंबई के अंदर से मराठी व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। इनफैक्ट जो भी हमारा परसेंटेज था वो कम ही हुआ है मराठी भाषिक के लिए। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेस, उनके लिए अच्छी स्कीम्स, ये महानगर पालिका के माध्यम से कभी लॉन्च नहीं की, क्या अदरवाइज उन्होंने कभी ये स्टेप्स भी उठाए नहीं। हालांकि जब वो खुद 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास मुंबई के लिए, मुंबई में रहने वाले मराठियों के लिए करने के लिए उनके पास जब ये एक अपॉर्चुनिटी थी, तभी उन्होंने वो भी, मेरे ख्याल से तभी भी उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये मराठी व्यक्तियों को पता है। और अभी ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो सिर्फ महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है कि अगर हम साथ में नहीं आए तो मराठी वोटर्स हमसे जो दूर चले गए हैं वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनका ये आखिरी प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है उनमें वो यशस्वी होंगे नहीं। इसके अलावा मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्सेस मराठा होने की स्थिति जो है वैसी नजर आ रही है, तो प्रशासन की तरफ से क्या प्रयास किया जाए ताकि तनाव बढ़े नहीं? देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि जब भी मराठा बांधवों ने जब भी आंदोलन छेड़ा, तभी भी हमने ये प्रॉमिस किया था कि ओबीसी जो कैटेगरी है उनके लिए जो आरक्षित जगह है या फिर उनका जो आरक्षण का जो परसेंटेज है उसको कहीं पर भी डैमेज नहीं करके या फिर उसमें से कोई भी परसेंटेज कम न करके ही मराठा कम्युनिटी को आरक्षण दिया जाएगा, और वो हमने किया है। ओबीसीओ को हम फिर से यही अश्योर करते हैं कि आपका जो भी परसेंटेज है उसमें बिल्कुल हम किधर भी हम परसेंटेज हम उसको कम नहीं करेंगे, या फिर आपके आरक्षण को कहीं पर भी धोखा नहीं है। जो भी लीगली हम कर सकते तो हमने किया है। इसलिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसे घटक महाराष्ट्र में है जो ओबीसी विरुद्ध मराठा ये झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने कास्ट में, जातियों में झगड़ा लगा के खुद की पार्टी ग्रो की है। तो मेरे ख्याल से उनका ये प्रयास है, लेकिन ये यशस्वी होगा नहीं। इनको मेरा विश्वास है कि मराठा और ओबीसी ये साथ मिलके ही महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से रहेंगे और इनमें कोई भी इशू होगा नहीं। सर, संजय राउत ने ऐसा आरोप लगाया है कि मैक्सिमम क्रॉस वोटिंग
वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव किसमें महाराष्ट्र से? ये देखिए, अभी क्रॉस वोटिंग किसने की या फिर किसके वोट फूटे हैं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। जहां पर हमारी स्ट्रेंथ ही लगभग 237 के आसपास थी, वहां पे हमें अगर 437 के आसपास थी, वहां पे हमें 452 वोट्स मिलते हैं। तो किसी ना किसी को तो वोट टूटे हैं ना, अपोजिशन पार्टी में से वोट टूटे हैं। तो मेरे ख्याल से आज तक उन्होंने यूबीटी के पार्टी ने कभी भी उनकी डिफीट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है, उनकी गलतियां उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की है। तो हम उनको ये मेरे ख्याल से एक इस इलेक्शन के माध्यम से उनको फिर से एक संदेश उनके एमपीज ने या फिर उनके कार्यकर्ता ने उनको दिया है कि आपके अगर आप हमें नहीं संभालोगे, अगर आप खुद की पॉलिटिक्स करते रहोगे, हम भविष्य में आपके साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा संदेश उनके ही पार्टी के एमपीज ने और कार्यकर्ता ने उनको दिया। अगर वो उनको समझ में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो वो खुद के ही, वो मेरे ख्याल से बोलता है ना इंग्लिश पे को स्टे इन ए बबल। तो मेरे ख्याल से वो उनके अगर उनके खुद के बबल के अंदर रहेंगे तो कभी ना कभी वो बबल फूटेगा। आईपीएस नहीं आप लोगों के बीच में? नहीं, हमारा तो कोई संबंध है नहीं। अजीत दादा उनके चाचा है, और उनका भी पर्सनल रिलेशन है, तो भी उनको उनका सपोर्ट करना शायद पर्सनल लेवल पर उनका डिसीजन है। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। हमारी पार्टी में और अजीत दादा का, देखिए अजीत दादा का जो स्वभाव है वो रोक ठोक है। उन्होंने कभी पीठ पीछे कभी उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स की नहीं है, या फिर कुछ भी बोलते वक्त भी वो हमेशा से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसी मामले को लेकर शायद उन्होंने उनको सपोर्ट किया रहेगा। नेपाल की अगर हम परिस्थिति देखें तो काफी विकट जो है वो परिस्थिति होती जा रही है। सेंट्रल एजेंसीज हो या होम मिनिस्ट्री हो, उनसे लगातार कुछ कांटेक्ट चल रहा है, या सीएम डीसीएम के साथ कुछ बैठकें चल रही हैं राज्य सरकार की? नहीं, हमारे जितने भी महाराष्ट्र के लोग वहाँ पे जो अटके हैं, उनकी सेफ्टी के लिए एम्बेसी के हम टच में भी बिल्कुल है। उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर्स है उनके हम संपर्क में है। और जो भी लगभग 100 के आसपास आंकड़ा अभी तक हमारे पास आया है, शायद उससे ज़्यादा भी शायद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक 100 का आंकड़ा लगभग हमारे पास आया है। तो वो 100 के 100 जनों के साथ में भी हम संपर्क में हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए जो भी स्टेप्स उठाने ज़रूरी है हम उठा रहे हैं उनके, और उनको अश्योर करते हैं कि आप वहाँ पे भी अगर आप हो, आप सेफ हो। और जो भी अभी सिचुएशन पता चल रही है कि आज के दिन में तो पूरी वहाँ पे शांतता बरकरार है, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन डे बाय डे बेटर होगी, तो उनको वापस बिल्कुल लाया जाएगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल था कि नेपाल में जो स्थिति है उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे काफी सारे हैंडल्स है जो लिख रहे हैं, तो क्या आपका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उन तमाम social देखिए, media पे नजर रखता है? ये नेपाल में क्यों हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेरी कुछ पीएचडी नहीं है, लेकिन नेपाल के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस, ये भी एक ऐसा एक एंगल है जिसको भी विचार होना चाहिए। और सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन करना, तो कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए बिना, मेरे ख्याल से बहुत ही हार्श ये स्टेप होता है। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, लेकिन एक संपर्क रखने के लिए या फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा माध्यम आज बन चुका है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे डिसीजंस जब भी होते हैं तो बिल्कुल अनरेस्ट होता है, उसका ये मुख्य कारण है। लेकिन चाइना का एंगल भी इसमें शायद हो सकता है, ये मेरा एनालिसिस है, कोई मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई पॉलिटिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा इसमें जो मानना है वो ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आज नेपाल की जो स्थिति है बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे हार्ड स्टेप जो भी कोई गवर्नमेंट लेती है तो बिल्कुल ऐसे अपसेट को सामने इसका सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस सभी मुद्दों को मतलब स्टडी करते हुए महाराष्ट्र सरकार का तो मतलब डायरेक्टली वहाँ पे कोई कनेक्शन फिलहाल तो है नहीं, लेकिन इसमें पॉलिटिकली जो भी मेरे ख्याल से स्टेप उठाने जरूरी है वो हमारी सरकार जरूर उठाएगी। इसमें सर एक एडिशन ये है कि युवाओं को भड़काने का प्रयास हमारे देश में खासतौर पर महाराष्ट्र में भी हो रहा है क्या? अलग अलग मेथड, खासतौर जैसे इन्होंने कहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप लोग नजर रखे हो सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई राइट्स खड़े करना या फिर राइट्स क्रिएट करना या फिर गलत मैसेजेस स्प्रेड करके या फिर रूमर स्प्रेड करके एक अनरेस्ट तैयार करना, बिल्कुल ऐसे जो घटक होते हैं हमारी उनके ऊपर कड़ी नज़र होती है। और हमारी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, हमारी सोशल मीडिया के बारे में जो हमारी पॉलिसी है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है।
और हमारी इंटेलिजेंस जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, और हमारी पुलिस यंत्रणा जो है, हमारा साइबर बैकग्राउंड जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब भी ऐसे कोई एंगल से, कोई गलत एंगल से अगर कोई रूमर स्प्रेड करना चाहता है तो वो तुरंत उसको कट करना, वो सोशल मीडिया पे उसको रोकना, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा काउंटर कर पाते हैं। तो क्योंकि हमारी वो यंत्रणा स्ट्रांग है, इसलिए इसका इफेक्ट हमने आज तक कभी होने नहीं दिया है। होते हैं ऐसे कुछ लोग जो जानबूझ के ऐसा अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो यंत्रणा है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, इसलिए हम हमेशा उसको कर्व करते आए हैं। थैंक यू सर।